हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित कर देना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कब तक जाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वहाँ तक क्या मुसीबतें आएंगी, उनको आप कैसे पार करेंगे। तो आप इन चीज़ों का एक आउटलाइन बना के आपको अपने टारगेट को जरूर अचीव करना है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं। अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट में हमने LCR सीरीज सर्किट का डिस्कशन किया था आपके साथ, और आपने देखा था कि सीरीज LCR सर्किट में जो नेट इम्पीडेंस आता है Z=√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आएगा। 10 था XL माइनस XC अपॉन R था। तो वहाँ पर जब सीरीज LCR सर्किट होगा तो वो कैसा बिहेवियर करेगा, मीन्स क्या वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड था XL और XC की आपकी रिलेटिव वैल्यूज पर। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो वो प्योरली ओमिक सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्योरली रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा और Z=R हो जाएगा। लेकिन अगर XL ग्रेटर देन XC है तो उस केस में वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट लैग करेगी वोल्टेज से। और अगर उसमें XC ग्रेटर है XL से तो वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट लीड करेगी वोल्टेज से। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? तो सबसे पहले इम्पीडेंस बता दें आपको क्या होता है। जब भी किसी AC सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का जो होता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो द नेट हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन AC सर्किट इन द फ्लो ऑफ करंट when resistor, inductor and capacitor are present is called impedance. इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट ओम होती है और इसका फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अब हम देखें कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस मैंने आपको बता दिया किससे डिनोट करते हैं, Z से। क्या SI यूनिट होती है, ओम। क्या फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, आइए देखें। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट containing R, L and C is called impedance of the circuit. मीन्स एक कोई भी AC सर्किट जिसमें R, L और C कनेक्टेड हो उसके नेट रेजिस्टेंस को हम उसका इम्पीडेंस कहते हैं। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट containing R, L and C is called impedance of the circuit. कोई एक ऐसी सर्किट जिसमें R, L और C कनेक्टेड हो उसके नेट रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। दिस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिनोटेड बाय Z। इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो इसे आप टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं AC सर्किट का। इसे आप AC सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इम्पीडेंस को हम टोटल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। R is the ohmic resistance. R is the ohmic resistance. R is the ohmic resistance that is due to material of the wire. जो ये ohmic resistance होता है उस वायर के मटेरियल की वजह से होता है। And is due to the collision of free electron with ions. जब किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनका पॉजिटिव आयंस और एटम से कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से जितना हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। किसी सर्किट का रेजिस्टेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है।
Reactance is the resistance that arises due to opposing EMF due to change in current. अब रिएक्टेंस क्यों एराइज होता है? रिएक्टेंस का क्या रीजन है? रिएक्टेंस का रीजन ये है कि जब भी किसी इंडक्टर या कैपेसिटर में करंट फ्लो करती है, जब करंट का वेरिएशन होता है तो उस इंडक्टर में एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के वेरिएशन का अपोज करता है। इसलिए वो चाहे करंट फ्लो कर रही हो, चाहे डिके कर रही हो, मीन्स चाहे इंक्रीज कर रही हो, चाहे डिक्रीज कर रही हो, दोनों का अप्रोच करता है। इसकी वजह से जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो में, वो आपका रिएक्टेंस कहलाता है। तो रिएक्टेंस जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होता है, जो करंट के वेरिएशन का अपोज करता है। तो रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस दैट arises due to opposing EMF due to change in the current। जो रिएक्टेंस होता है वो अपोजिंग EMF की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो कि करंट के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL इक्वल टू ओमेगा L, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC इक्वल टू ओमेगा C। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, L सेल्फ इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन L एंड C। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी सर्किट में R, L, C तीनों कनेक्टेड है तो L और C के बीच में जो वोल्टेज होता है उसमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। रीजन क्या है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री करंट से, और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसलिए जो नेट रिएक्टेंस आता है वो प्लस माइनस XL माइनस XC आता है। नेट रिएक्टेंस प्लस माइनस XL माइनस XC आता है। अगर XL XC के इक्वल हो जाए तो नेट रिएक्टेंस 0 भी हो सकता है, और ऐसा केवल L और C सर्किट लगे हो तभी हो सकता है। केवल L होगा तो नहीं पॉसिबल है, केवल C होगा तो नहीं पॉसिबल है। VR इक्वल टू होता है I नॉट R, VL इक्वल टू I नॉट XL एंड VC इक्वल टू द I नॉट XC। इन तीनों से हमें एक ट्रायंगल मिलता है जिसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। आइए देखें, ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल है ABC। ABC ये एक इम्पीडेंस ट्रायंगल है। BC की वैल्यू XL माइनस XC है, और इस बेस की वैल्यू R है। ये इम्पीडेंस को डिनोट करता है हाइपोटेन्यूज। ये एंगल फेज डिफरेंस है नेट ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। रिजल्टेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। इस ट्रायंगल से अगर आप इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो Z इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर सर्किट में XL 0 है तो Z इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अगर सर्किट में XC 0 है तो Z इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अगर XL इक्वल टू XC है तो Z मिनिमम R के इक्वल हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। आइए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। द रेसिप्रोकल कहते हैं रिवर्स को। द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस ऑफ द AC सर्किट। मींस द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस ऑफ द AC सर्किट। मींस किसी AC सर्किट के रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को, रिएक्टेंस के रिवर्स को, रिएक्टेंस के उल्टे को, उसका क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? मोहो। क्या होती है? मोहो, MHO ऑफ AC सर्किट। एंड रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस ऑफ द AC सर्किट। और इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको एडमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। एडमिटेंस की भी यूनिट क्या होती है? मोहो। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Y से। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल S से। तो इसकी यूनिट मोहो या साइमन होती है।
जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट हम ग्राफ का डिस्कशन करें। देखिए वाई एक्सिस पर हमने आर लिया है, एक्सएल लिया है, एक्सी लिया है, जेड लिया है। एक्स एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी लिया है। आप देखिए रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता नहीं, उसका बिहेवियर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। तो देखिए पैरेलल लाइन आई है रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में पैरेलल लाइन आई है। आपका कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। तो देखिए इसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया है x = 1/ωc। इंडक्टर के लिए उसका रिएक्टेंस उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, XL = ωL। अब जहां जिस पॉइंट पर XL और XC एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर XL = XC हो जाता है। जिस पॉइंट पर XL और XC का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर XL = XC हो जाता है और रिजोनेंस की कंडीशन हो जाती है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है और वो R के इक्वल हो जाता है। जिस कंडीशन में XL = XC हो जाता है वहां पर आपका इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, वो रेजिस्टेंस R के इक्वल हो जाता है, वो रेजिस्टेंस R के इक्वल हो जाता है और इसी को रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाती है, इम्पीडेंस मिनिमम R के इक्वल हो जाता है। आइए इम्पीडेंस देखें। इम्पीडेंस का ये ग्राफ है, पहले डिक्रीज होता है, इस न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पर ये मिनिमम हो जाता है, फिर ये इंक्रीज होने लगता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस देखिए सबसे मिनिमम है और किसके बराबर है, देखिए रेजिस्टेंस के इक्वल है। इस फ्रीक्वेंसी को हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू नॉट को हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो रिजोनेंस कंडीशन में सीरीज LCR सर्किट का आपका इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है, XL = XC हो जाता है, Z minimum = R के हो जाता है। आइए अगला पॉइंट देखें। R can reduce AC as well as DC। ओमिक रेजिस्टेंस को अगर हम यूज करें तो उससे हम AC को भी कंट्रोल कर सकते हैं, DC को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह कैन नॉट रिड्यूस DC, इट कैन ओनली रिड्यूस AC। इंडक्टर जो है वो आपके DC को रिड्यूस नहीं करता है। रीजन क्या है, DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो XL = 2πfL, इसके लिए XL की वैल्यू 0 हो जाती है। ये केवल AC को रिड्यूस करता है, तो इंडक्टर केवल AC को रिड्यूस कर सकता है, DC को नहीं रिड्यूस करता है। C blocks DC and allows only passes through AC। मीन्स अगर कैपेसिटर की बात करें तो ये अपने अंदर से DC को नहीं पास होने देता, DC को ब्लॉक कर देता है। रीजन क्या है, DC के लिए इसका रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है और अपने अंदर से केवल AC को फ्लो होने देता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, थ्रू R अल्टरनेटिंग करंट इज इन फेज विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर हम रेजिस्टेंस में बात करें तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं और दोनों की 0 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू साथ साथ होती है, सेम टाइम पर होती है। यल में बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड मतलब पीछे होती है वोल्टेज से 90 डिग्री। अगर हम इंडक्टर में बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। अगर कैपेसिटर की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, मीन्स आगे होती है। अब द वैल्यू मेंशन्ड एनीवेयर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर इट्स वर्चुअल आर RMS वैल्यू। कहीं भी न्यूमेरिकल में या कहीं बुक में या किसी इंस्ट्रूमेंट पर जो भी वैल्यू मेंशन होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की, वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है या वर्चुअल वैल्यू होती है और उसकी पीक वैल्यू अलग होती है। पीक वैल्यूज आर ग्रेटर देन दिस, पीक वैल्यू से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल 220 वोल्ट AC का मतलब हुआ कि ERMS की वैल्यू 220 वोल्ट है और 1 एम्पियर AC का मतलब हुआ कि IRMS की वैल्यू 1 एम्पियर है। ओके, तो जहाँ कहीं भी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यूज मेंशन होती हैं वो आपकी वर्चुअल वैल्यूज या RMS वैल्यूज होती हैं। पीक वैल्यूज
उसका √2 टाइम्स ग्रेटर होती है, पीक वैल्यूज उसका √2 टाइम्स ग्रेटर होती है। ओके स्टूडेंट्स।